प्रीमियर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीमियर स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा है कि आप प्रोजेक्ट का नाम डिफ़ाइन कर दीजिए और जो है वो इसकी एक लोकेशन जो है वो सेव कर लें। अब लोकेशन सेव करने का तरीका ये है कि सी में जो आपकी ड्राइव है उसमें आप ना करें तो अच्छा है। अब ये थोड़ा सा फ़ायदा नुकसान भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सी ड्राइव एसएसडी ड्राइव लगी हुई है तो फिर हम चाहते हैं कि ज़ाहिर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सी के अंदर ही सेव करें। लेकिन सेव साइड में ये होता है कि अगर आपका जैसे अगर विंडोज़ करप्ट हो जाती है या सी ड्राइव ख़राब हो जाती है तो ज़्यादातर उसमें चांसेस ये होता है कि डी ड्राइव के अंदर आपका प्रोजेक्ट सेव रहेगा तो सी को अगर हम ख़त्म भी कर दें, फॉर्मेट भी कर दें, दोबारा से रीइंस्टॉल कर लें तो आपकी डी ड्राइव जो है ना एटलीस्ट बची रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा गिव एंड टेक होता है कि क्या करना है, क्योंकि डी में करेंगे या तो आपके पास एक एसएसडी बड़ी लगी हुई हो ताकि आप उसके अलग अलग पार्टीशन बना के उसमें कर सकें। अदरवाइज़ ये है कि अगर जिन लोगों के पास एक ही छोटी एसएसडी लगी हुई है तो फिर वो सी में कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है कि सी ख़राब ना हो बस। तो सबसे पहले लोकेशन आ गई। इसकी लोकेशन में मैं इसको देखें फिर उसके बाद जो है वो हम आगे की तरफ आते हैं। जैसे इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। जैसे एक चीज़ होती है यहाँ पे इंजेस्ट सेटिंग। इंजेस्ट सेटिंग में ये होता है कि जैसे कि मैं इसको इंजेस्ट ऑन करूँ और अच्छा ओके, तो वो क्या कह रहा है अभी कि जो है मीडिया इनकोडर जो है वो इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। खैर मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। इसमें होता ये है कि अगर कभी बड़ी फाइल आपके पास आए, लेट्स से कि अगर 4K या 8K की 4K की फ़ाइल में बात कर लेते हैं और हमारा सिस्टम उतना ज़्यादा केपेबल नहीं है, ये इवन 4K की फ़ाइल वैसे भी बहुत हैवी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी जैसे ही वो फाइल आए ऑटोमेटिकली क्या बन जाए, वो प्रॉक्सी बन जाए। उसकी प्रॉक्सी क्या होती है कि उसकी लो रेस फाइल बन जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बड़ी फाइल पे काम कर रहे हैं तो प्रीमियर क्या होगा कि हैवी हो जाएगा अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े हैवी कार्ड और रैम बहुत ज़्यादा ना लगी हुई हो। तो उसका तरीक़ेकार वर्क अराउंड ये होता है हर सॉफ्टवेयर में। प्रीमियर में इस तरह होता है कि आप जब फाइल को लाते हैं तो उसकी एक प्रॉक्सी यानी कि उसकी एक अगर समझ लें कि 4K की फ़ाइल है तो आप समझ लें कि हाफ HD क्वालिटी की बन जाएगी, यानी कि डबल से आधी फाइल बन जाएगी साइज़ में। क्वालिटी लो हो जाएगी, आप उसकी वर्किंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे तो आराम से आपका सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन फिर जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि वो हाई क्वालिटी पे कन्वर्ट करके फ़ाइल को यूज़ कर लेगा। इसको प्रॉक्सी कहते हैं। और इंजेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि आप इसको यहाँ पे लगा के इसको जब ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो भी फाइल आप लेके आते हैं 4K की फ़ाइल को, तो वो पूरे प्रोजेक्ट की फ़ाइल को तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, या फिर आप उसको मैनुअली भी प्रॉक्सी बना सकते हैं, वो देखते हैं। स्क्रैच डिस्क क्या होती है कि अभी क्या है, सेव एज प्रोजेक्ट, सेम एज प्रोजेक्ट, मतलब ये है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव हो रहा है वहीं पे ये चीज़ें सेव होंगी। स्क्रैच डिस्क में फ़ायदा क्या होता है कि आपके रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड तो इस्तेमाल होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ प्रीमियर या इवन फोटोशॉप भी क्या करता है कि हार्ड ड्राइव में टेम्परेरी स्टोरेज सेव रखता है, तो वो जो है ना स्क्रैच डिस्क कहलाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस ड्राइव में आप जो है ना स्क्रैच डिस्क बना रहे हैं, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जिसमें आप बना रहे हैं स्क्रैच डिस्क तो उस ड्राइव में स्पेस ज़्यादा हो। आप उसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि ऐसी ड्राइव ले लीजिए कि जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट भी सेव हो रहा हो और उसमें ड्राइव भी अच्छी खासी स्पेस आपकी सेव हो। तो शुरू में अगर हमने चूँकि डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है तो यहाँ पे जो है ना जहाँ प्रोजेक्ट सेव होगा वहीं पे ये वाली फाइलें भी सेव हो जाएंगी। अलग से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक जगह पे कर लें तो आसानी रहती है। तो स्क्रैच डिस्क कर लीजिए। इसके बाद जर्नल में जो है वो अगर हम आ जाएं और इसमें देखें तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास GPU एक्सेलरेशन यानी ग्राफिक कार्ड की एक्सेलरेशन मौजूद होगी तो वो यहाँ से उसको कर देगा। फ़ायदा उसका क्या होगा कि ज़रा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कैप्चरिंग क्या होती है कि अगर आपको एनालॉग डिवाइस है जो आजकल नहीं होती,
एनालॉग डिवाइस से जो है वो कन्वर्ट करना हो प्रीमियर में तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और कैप्चरिंग का फॉर्मेट जो है ना वो डीवी या एचडीवी हाई डेफिनेशन डीवी जो है वो हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी ये आजकल ये यूज़ ही नहीं होता तो इस वजह से इसको कोई फ़ायदा नहीं। ऑडियो में जो है वो जस्ट क्या दिया हुआ है कि इसमें ऑडियो में क्या दिया हुआ है कि जो है ऑडियो सैम्पल्स में आ जाए। ऑडियो सैम्पल्स इस तरह होते हैं कि जैसे बिट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, मैं आगे चल के दिखाता हूँ, तो वो कर लें, मिली सेकेंड में कर लें। टाइम कोड जो है वो इस तरह होता है कि हम इसको टाइम कोड इस तरह रखते हैं कि आवर, मिनट, उसके बाद सेकंड और फिर फ्रेम। ठीक, वैसे यहाँ पे फिल्म्स के लिए जो है ना फीट वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो हम टाइम कोड में यूज़ करेंगे। ये करने के बाद आप इसको ओके कर लें। ये आपका प्रोजेक्ट तो सेटअप हो गया, लेकिन अब आपको जो है ना इस पर काम करने के लिए एक सीक्वेंस चाहिए, यानी कि एक आपको स्टार्टिंग पेज चाहिए, स्टार्टिंग की कोई चीज़ चाहिए। उससे पहले ज़रा मैं, चूँकि ये इंटरफेस मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो मैं इसको ये करूँगा कि इसको ठीक करने के लिए विंडोज़ में जाऊँगा, वर्क स्पेस में आएंगे और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे एडिटिंग में। अब ये वर्क स्पेस क्या है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे ये वाले एरिया जितना भी है, ये सब की एडजस्टमेंट जो है ना वो हम एडिटिंग के लिहाज से कर लेंगे। अगर आपको ऑडियो की ट्रीटमेंट करना है तो ऑडियो की तरफ चले जाइए, ठीक है, या अगर आपको अफेक्ट्स लगाने हैं तो अफेक्ट के मैनेजमेंट में। इससे होता है फ़ायदा क्या होता है कि अफेक्ट्स के ऑप्शन जो है ना ज़्यादा खुल जाते हैं, ऑडियो के ऑप्शन ज़्यादा खुल जाते हैं। तो हमें फ़िलहाल एडिटिंग से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ एडिटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। या अगर आप नोट करें कि मैंने अपना भी एक प्रोफाइल यहाँ पे बनाई हुई है, वो इस तरह होती है कि आपने खुद से सेटिंग कर ली और फिर उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि मैं अगर एडिटिंग में आ जाता हूँ और एडिटिंग में आके मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से, एडिटिंग में तो हूँ लेकिन मैं इसको रीसेट कर लूँ, तो ये सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं जो मुझे नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे ये मीडिया ब्राउज़र है या लाइब्रेरीज़ हैं या इसके अलावा कुछ भी और कस्टमाइज सेटिंग में करना चाहता हूँ, तो मैं विंडोज़ में जाके मैं इसको चेंज बंद करके, जैसे मैं यहाँ से मीडिया ब्राउज़र बंद कर दिया, क्योंकि मीडिया ब्राउज़र में क्या होता है कि यहाँ पे आपको आपकी ड्राइव नज़र आ रही होती है कि सी ड्राइव, डी ड्राइव। अगर आप सी ड्राइव या डी ड्राइव में चले जाएँ, इसके किसी फोल्डर में चले जाएँ, तो वहाँ से आप वीडियो क्लिप ला सकते हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए लेट से, तो मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं क्लोज टैप कर दूँगा। मैं नहीं चाहता कि खुले भी ना, यूज़ करना नहीं है मुझे, इनको भी नहीं यूज़ करना। तो इन्फो का भी मुझे, तो मैं सब की सेटिंग करने के बाद विंडोज़ में जाके, वर्क स्पेस में जाके इसको सेव कर लेंगे, ताकि आपके पास नेक्स्ट टाइम अच्छी बार बार आपको वर्किंग ना करनी पड़े। और मैंने यहाँ पे इसको अपने प्रोजेक्ट के नाम से, अपने नाम से जो है ना सेव कर लिया। तो इसमें देखिए मेरे पास सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही हैं, एक जो है ना प्रोजेक्ट आ रहा है और दूसरा जो है ना अफेक्ट्स आ रहा है, इसकी मुझे ज़रूरत है। तो प्रोजेक्ट मैंने सेटअप कर लिया है, लेकिन मैं अब जो है वो सीक्वेंस में लाना चाह रहा हूँ। तो फाइल में जाएंगे, न्यू में आएंगे और यहाँ पे सीक्वेंस लेंगे। याद रहे कि यहाँ पे आप कभी भी प्रोजेक्ट दोबारा से नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट दोबारा खोल लिया तो पहले वाला प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सीक्वेंस आप जितनी मर्जी आए खोल लें, फोल्डर की तरह होते हैं, वो बनते चले जाते हैं। पहला आपने सीक्वेंस खोला, अच्छा अब इसमें भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको, जैसे आपको एक कस्टमाइज़, आपको अपना एक प्रोजेक्ट की सेटिंग रखनी है तो हम ये करेंगे। लेकिन अगर हमने वीडियो शूट की है और हमें पता है कि हम इसी साइज़ पे जो है ना HD में हमने शूट किया है और सारी क्लिप्स जो है ना वो HD में ही हैं और उसी में मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो फिर ये इस पूरे फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। वो एक और आसान तरीका होता है, वो हम अभी बात करते हैं उसके। फ़िलहाल मैं यहाँ पे न्यू सीक्वेंस में आ गया और सीक्वेंस में हमारे पास कुछ प्रीसेट्स होता है। तो अगर तो इनमें प्रीसेट में से कुछ काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे DV पाल होता है, DV पाल में ये होता है कि ये कुछ प्रीसेट्स जो होते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के मुतालिक होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग से मतलब ये होता है कि जो आप ड्रामा एडिट करते हैं या जो भी चीज़ होती है वो TV स्टेशन जाता है, वहाँ से वो सेटेलाइट के ज़रिए अपलिंक होता है, यानी कि ज़मीन से सेटेलाइट पे जाता है। सेटेलाइट पे जाने के बाद वहाँ से ट्रांसमिट होता है या वहाँ से उसको सिग्नल्स को छोड़ा जाता है। क्यों? ताकि जब इतनी हाइट से जब वो सिग्नल्स को छोड़ा जाता है तो मुख्तलिफ और मुल्कों तक वो चले जाते हैं। यानी कि सिर्फ अगर आप एक हाइट से कोई चीज़ को गिराएंगे तो ज़ाहिर है वो एक
एक छोटे एरिया तक आएगी, तार तो इतनी दूर तक नहीं पहुंचा सकते। तो इस वजह से सेटेलाइट यूज़ की जाती है, सेटेलाइट पे अपलिंक कर देते हैं, वहाँ से जब ट्रांसमिट होता है तो बहुत सारे मुल्कों में वो आ जाते हैं और फिर अपनी अपनी जगह पे लोग डिश एंटीने से उसको रिसीव कर लेते हैं और फिर वो केबल्स में मुख्तलिफ तरीके से। तो ये पूरा स्टैंडर्ड है। तो जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में वो पाल है। तो जैसे अगर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बात की जाए तो 3 जो मेजर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो है पाल, फेज, अल्टरनेटिंग लाइंस। इसकी सेटिंग्स अलग है और अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखें तो जहाँ जहाँ ये ब्लू कलर आ रहा है वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर मुल्कों में जो है ना वो ये ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। ऑरेंज कलर भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये चूँकि रशिया में यूज़ होता है और रशिया का साइज़ बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिमिटेड है रशिया तक। इसके बाद दूसरा जो है वो है NTSC। ये आपका नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है, जहाँ जहाँ पे ग्रीन है या जहाँ पे वो ये यूज़ होता है। तो अगर आप वैसे देखें तो मेरे ख्याल में पाल इसलिए बेहतर रहता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, UAE, UK जहाँ जहाँ तक नॉर्मल एक रीच होती है वो सारे जो है ना वो पाल यूज़ करते हैं। पाल का जो है ना कुछ सेटिंग्स हैं वो हम उसकी बात करते हैं। यहाँ से हम इसमें अगर हम इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में आ जाएं तो अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एडिटिंग मोड में यहाँ पे अगर मैं कोई पिक कर लूँ, जैसे लेट्स से कि मैं DV पाल ही पिक कर लेता हूँ, तो 2 वैसे कॉमन है पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो। एक DV पाल जो वो चैनल्स जो ऐसे ब्रॉडकास्टिंग की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, वो चैनल्स जो HD पे नहीं कन्वर्टेड हुए हुए हैं, तो कुछ चैनल ऐसे हैं जो अभी भी इस पर वर्किंग कर रहे हैं, वरना अभी तो ज़्यादातर वो HD पे जो है ना वो कन्वर्ट हो गए। तो मैं पहले इसकी DV पाल की बात कर लेता हूँ। तो DV पाल में अगर आप नोट करें तो इसका जो फ्रेम रेट है, यानी कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स प्ले होंगे, कितने स्टिल इमेजेस चलेंगे, जैसे आप उसको इस तरह समझिए कि जैसे पहले चार्ली चैपलिन की मूवी आती थी तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा जर्की सा फील होता, रुक रुक के चलती थी, इसलिए कि पहले टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हुई तो पहले स्टिल कैमरा बना, स्टिल कैमरे के बाद उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उन्होंने जल्दी जल्दी तस्वीरें खींचनी शुरू की। और फिर अगर लेट से कि उस वक्त में 1 सेकंड में 10 तस्वीरें खींचते हैं वो, और वो एक तस्वीरें एक साथ हम चला दें तो वो ऐसा लगता है कि वो चीज़ मोशन में है, मूवमेंट में। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं। और उसकी थोड़ा सा शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है 25 फ्रेम पर सेकंड का फ़ायदा ये रहता है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी ठीक हो जाता है, यूट्यूब के लिए भी ठीक रहता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप फिल्म्स पे काम कर रहे हैं तो वो 24 FPS पे वर्किंग होती है। यहाँ पे नहीं दे रहा है इसलिए कि अभी DV पाल हमने पिक किया हुआ है, तो फिल्म के लिए 24। और अगर आप NTSC पे काम कर रहे हैं तो फिर वो 30 FPS भी होता है या 29.97 भी होता है। अब वो 29.97 ये होता है कि हर 1 सेकंड के बाद 1 फ्रेम ड्रॉप होता है। कैलकुलेशन है, लेकिन आप जो है ना वो यूज़ करते हैं। जो इसने साइज़ रखा हुआ है वो लॉक है, यानी कि पाल का साइज़ जहाँ पे भी यूज़ होगा वो 720 576 ही होगा, पिक्सल्स में होगा, RGB कलर्स रहेंगे। इसके बाद है पिक्सल एस्पेक्ट रेशो और फील्ड्स और कलर स्पेस, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है पिक्सल एस्पेक्ट रेशो है। DV पाल का जो है पिक्सल एस्पेक्ट रेशो जो है वो समझ लें जैसे अगर पिक्सल स्क्वायर है तो एक साइड यानी कि ऊपर और नीचे वाला साइड जो है वो तो 1 है साइज़ उसका, लेकिन उसके विड्थ जो है ना वो 1.09 थोड़ा सा फैला हुआ है, यानी कि थोड़ा स्क्वायर नहीं है, थोड़ा रेक्टेंगल की तरफ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो ओपन करता हूँ तो आप इससे आप समझ जाइए कि इसका पिक्सल कैसा है, स्क्वायर है, इसका थोड़ा सा क्या है कि लंबा है, और ये वाला जो है ना थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ है, जिसकी वजह से आपको बॉल की शेप जो है ना ओवल नज़र आ रही है। तो जो TV का एस्पेक्ट रेशो होता है वो थोड़ा सा जो है ना, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें और पाल की हम बात करें तो वो 1, ये तो 1 है, यानी कि 1 ऐसे 1 ऐसे। तो इसका नुकसान क्या होता है कि आप अगर आप एक परफेक्ट सर्किल बनाते हैं,
तो टीवी पे जब ब्रॉडकास्ट होगा तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका वर्क अराउंड क्या होता है, अभी तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले ये सॉर्ट आउट हो गई हैं चीज़ें। तो मेरे ख्याल में एडोब CS6 में उन्होंने क्या किया था कि अगर आप फोटोशॉप से कोई लेके आ रहे हैं तो आप इसमें पिक्सल एस्पेक्ट रेशो जो है वो चेंज कर लें, जो अगर आप पाल के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए कर लें। लेकिन अब आजकल अगर टीवी चैनल पे अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो तरह एक लिमिटेड हो गया, बाकी बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग उसके अलावा बहुत ज़्यादा इन हो गई है, तो उसमें हम जो है ना वो एस्पेक्ट रेशो 1:1 ही रखते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं टोटल वो ब्रॉडकास्टिंग के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रीमियर में जो एस्पेक्ट रेशो रखेंगे वो यही वाला रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें चांस नहीं है, सिर्फ ये कर सकते हैं कि वाइड स्क्रीन रख लें, 16:9 वाला रेशो रख लें, लेकिन ये वाला फिर भी काफ़ी कॉमन यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है फील्ड। अब फील्ड को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, वो ये कि जैसे जो टीवी की स्क्रीन होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो क्या करती है कि एक तस्वीर को जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेती है, अपर फील्ड और लोअर फील्ड, ए या बी कह लें, ठीक है, ऑड या इवन कह लें। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो जो है ना तस्वीर बनती है, लेकिन ये बहुत स्पीड ऑफ लाइट की मदद से होता है, रफ्तार से होता है, तो आपको नज़र नहीं आता ये 2 लाइनें आ रही हैं और जोड़ रही हैं और तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये टीवी हर फील्ड को, हर इमेज को, हर वीडियो को 2 लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है कि ओरिजिनल फ्रेम जो है आपको ऐसा नज़र आएगा और टीवी जो है वो इसको ब्रेक कर देगा। तो अगर आप टीवी से कोई चीज़ कैप्चर करते हैं तो आपको हो सकता है कि ये लाइनें नज़र आएँ। मेरे पास इमेज होगी, मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें ये लाइनें नज़र आते हैं टीवी से जब कैप्चर करते हैं, ठीक। लेकिन आजकल काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं तो हमें रिकॉर्डिंग की इस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये जो है ना वो लाइंस आ जाती हैं इस तरह से, ठीक। तो एक तस्वीर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ऑड और इवन, ठीक, और फिर उसके बाद इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये आ जाता है, सही। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वो क्या करेंगे, हम इसको अपर फील्ड फर्स्ट कर लें, सही। पाल के अंदर जो है वो अपर फील्ड फर्स्ट कर लेते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से चेंज आ सकती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो अपर फील्ड के हिसाब से कर रहे हैं। डिस्प्ले फॉर्मेट वही रखेंगे, जो टाइम बेस रखेंगे। दोनों में फ़र्क ये होता है कि आपकी जो वीडियो एक्सपोर्ट होगी वो इसके हिसाब से होगी, और जो नज़र यहाँ पे टाइमिंग जो नज़र आएगी वो 25 या चेंज के हिसाब से होगी। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को एक ही में रखें ताकि जो एक्सपोर्ट में टाइम नज़र आए, एक्सपोर्ट में एक्चुअल टाइम हो, वो आपको प्रोजेक्ट में भी नज़र आए। इसके बाद एक चीज़ होती है कलर वर्किंग स्पेस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहरहाल इसको इस तरह समझिए कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो रेक 709 होता है। इसमें क्या कि कलर स्पेस ओवरऑल क्या करते हैं कि आप मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स को हम देखते हैं और दुनिया में होते हैं, तो उसको इंटरप्रेट किस तरह किया जाता है। मतलब कलर का पूरा इसलिए बड़ा एक फिनोमेना है कि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो जो कलर्स हमें नज़र आते हैं रेनबो की शक्ल में, तो वो हम ह्यूमन आई जो कलर्स को देखती है, रेनबो जो नज़र आती है, उसमें जो है वो 7 कलर में नज़र आते हैं, लेकिन जो इंसान की आँख मिसाल के तौर पर कलर देखती है वो उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब वो कलर अगर आप प्रिंटिंग की तरफ आ जाएं, प्रिंटिंग में कलर बनाने होंगे, इंक बनानी होंगी, तो उसके कलर ज़रा लिमिटेड होंगे। जैसे सपोज़ कर लें, मिसाल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे नज़र आ जाए मुझे अगर कि एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं कि शायद बेहतर एग्जाम्पल है कि ये सारे कलर जो आपको सारे कलर नज़र आ रहे हैं ये इंसान की आंख देख सकती है, लेकिन ये CMYK जो लिखा हुआ है, ये छोटा ट्रायंगल जो होता है इसके अंदर ये वाले कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रिंटिंग में ये कलर की शेड प्रोड्यूस होंगे, जबकि दूसरा जो होता है वो होता है sRGB। ये जो है इसका ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकता है। ये आपके स्क्रीन के कलर होते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है Adobe RGB। ये इसके कलर इसके थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपका ह्यूमन आई देख सकती है। तो इसी तरह
अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करें, वीडियो एडिटिंग की कलर स्पेस की बात करें, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ जो है ना वो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए होते हैं। जैसे ये रैक 9 की जो लाइन है ये लाइट पिंक कलर की है, और होपफुली ये मुझे कोई अच्छी इमेज इसमें मिल नहीं रही, लेकिन इससे समझाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो होपफुली शायद ये मैंने इंसान की आँख ये देख सकती है, और रैक 9 जो है ना ये देख सकती है, और sRGB देखें बहुत लिमिटेड कलर देख सकती है, ये देखें ये वाले कलर। तो हम अपने कलर जो हैं वो sRGB में शूट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि अच्छा मज़े की चीज़ ये कि sRGB जो है ना कॉमनली यूज्ड वो है मोबाइल कैमरे के अंदर जो है ना आपको ज़्यादातर जो है ना sRGB कलर स्पेस मिलता है, क्योंकि ये हर मॉनिटर के साथ कंबाइन हो जाता है। लेकिन अगर आपको मतलब प्रोफेशनल बात करें, आप DSLR पे काम कर रहे हैं, या इवन मोबाइल के अंदर अगर आप एप्पल पे शायद काम मैक वो जो आईफोन पे काम कर रहे हैं, तो शायद आपके पास थोड़ा सा चांस हो कि आप एडोब RGB पे काम कर सकें। लेकिन उसके बाद जो होता है ना वो सबसे कम जो है ना एडोब RGB, अब मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद sRGB, उसके बाद जो है वो रैक 9, इसके आगे भी फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है टोटल आपके वीडियो कैमरे की कैपेबिलिटीज़ पे। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल मोबाइल से शूट कर रहे हैं, एक DSLR से शूट कर रहे हैं, एक जो है ना ब्रॉडकास्टिंग के कैमरे से शूट कर रहे हैं, फिर इसी तरह जो हैवी इक्विपमेंट जो आपके उसके होते हैं फिल्म के कैमरे होते हैं उनसे सबसे, तो उन सब के प्राइस में और इसी तरह जो डेप्थ है कलर में उस सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और उसी से मुताल्लिक एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगा, कलर स्पेस में ही रैक 9 तो काफ़ी स्टैंडर्ड्स है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो इस एक स्टैंडर्ड है एक अच्छे जो है वो कलर स्पेस में यूज़ करने का, यहाँ पे कलर आपको फाइनल प्रोडक्ट अच्छी नज़र आए, तो वो जो है वो रैक 709 ही है। इससे आगे भी हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह जो है वो इससे आगे के फॉर्मेट यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ना वो ये कर सकते हैं उसमें। लेकिन जब शूट किया जाता है तो भी जो है वो कुछ लॉग फाइल होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कलर स्पेस हमारा ठीक है सॉफ्टवेयर का जो भी हो, लेकिन इनपुट भी तो अच्छी हो, तो जो वीडियो शूट होती हैं वो मुख्तलिफ लॉग फॉर्मेट में शूट होती हैं। लॉग फॉर्मेट में मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ लॉग फॉर्मेट होते हैं, जैसे सोनी का जो है वो S लॉग कहलाता है, कैनन का जो होता है वो C लॉग होता है, इसी तरह मुख्तलिफ लॉग फॉर्मेट होते हैं जो मैं टाइम टू टाइम बता दूंगा। लेकिन जो कॉमन आपको मिलेगा वो S लॉग सोनी का और C लॉग जो है वो कैनन का, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि वो जो लॉग फाइल ये वाली फाइलें होती हैं ये इनकी वेबसाइट पे ही जाके इनका जो लुकअप टेबल होता है वो लोड करवा लिया जाता है कलर ग्रेडिंग के तौर पे, और लुकअप टेबल लट्स के तौर पे वो लोड कर लेते हैं, तो कैमरे में जो डलनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा डल आपको फील हो रहा है, तो जैसे ही इसमें लॉग फाइल की जो लट फाइल है वो इंपोर्ट करेंगे तो कलर ऑटोमेटिकली शार्प हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है लॉग फाइल का कि आप इसमें कलर अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। और जो हम कलर फॉर्मेट जो यूज़ कर रहे हैं जो रैक 709 जो है उसके अंदर भी रहते हुए कलर स्पेस में रहते हुए और जो है लॉग फाइल के रहते हुए आप कलर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, जो कलर ग्रेडिंग कहलाती है, और वो प्रीमियर पे भी की जा सकती है। और उसके लिए कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे डिवेंची रिजॉल्व, उस पर भी और ज़्यादा जो है ना डेप्थ में काम किया जा सकता है। तो मेन जो अभी याद रखने की चीज़ है वो ये है कि आपका कलर का वर्किंग स्पेस जो है वो रैक 709 होगा। तो अगर आप थोड़ी सी लो क्वालिटी भी फाइल लेके आ रहे हैं तभी भी कोई मसला नहीं है, और अगर ये स्टैंडर्ड की फ़ाइल ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लॉग फाइल यूज़ कर रहे हैं तो इस वाली फाइल फॉर्मेट इस वाले कलर स्पेस में आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। सैम्पलिंग रेट मैं जल्दी से उसको बस बता दूं, वो उसमें ये होता है कि जैसे आपकी ऑडियो की वेव फॉर्म होती है, ऑडियो की वेव फॉर्म में जो कर्व्स हो रहे होते हैं उसमें जो है वो यानी कि समझ लीजिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो उसका सैम्पलिंग रेट होता है वो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। सैम्पलिंग रेट जनरली 4400 या 4800 जो है हर्ट्ज यूज़ करते हैं हम लोग, और ये करने के बाद इसकी ऑडियो सेटिंग ठीक करने के बाद इसको हम यहाँ से सेव करवा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि हमने जो है वो एक प्रीसेट सेव कर लिया जो कि आपको यहाँ पे इस सूरत में मिल जाएगा, जैसे जो भी आप सेव करेंगे वो नीचे मिल जाएगा।
तो अगर मैंने जैसे कि ये सेव किया हुआ है, मैं अगर ब्रॉडकास्टिंग से हट के बात करूँ, तो मैं यूट्यूब के लिए बात करूँ और इसकी सेटिंग्स में आ जाऊँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे एडिटिंग मोड जो है ना वो कस्टम है, यानी कि हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। टाइम बेस 25 FPS यूज़ कर रहे हैं। इसमें यूट्यूब के लिए आप थोड़ा ज़्यादा हाई भी जा सकते हैं, पाल के लिए तो फिक्स था, लेकिन इसमें आप 60 FPS पे भी शूट कर सकते हैं। तो 60 FPS पे शूट करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो वीडियो होती है उसमें जो है वो मोशन ब्लर ज़रा कम से कम होता है और ज़रा क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उसमें, ठीक। यानी कि आपको वैसे तो बहुत वीडियो देख के तो फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर आप कंपैरिजन देखें 25 FPS का 60 FPS का, 60 FPS की वीडियो थोड़ी स्मूथ नज़र आती है आपको। और इसी तरह अगर आपने कोई वीडियो ली है और वो उसका जो FPS है वो ज़्यादा है, तो वो तो और ज़्यादा आपको स्लो मोशन में नज़र आएगी। जैसे हम ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ये वाली जो है 120 FPS पे वीडियो शूट हुई हुई है, तो इस पर अगर आप देखिए तो ये इसको आपको ये स्लो मोशन में नज़र आएगी। इसको एक तरीक़ेकार से हम जो है प्रीमियर में ओपन करते हैं, यानी कि इसका FPS कम करके ओपन करते हैं तो ये वीडियो नॉर्मल हो जाती है, और फिर इसको स्लो मोशन करते हैं तो ये इसकी स्लो मोशन अच्छी हो जाती है। लेकिन ये क्या है, हाई FPS पे शूट हुई हुई है, हाई फ्रेम रेट पे जो है ना वो शूट हुई। हम जनरली अगर बात करें 25 FPS पे यूट्यूब के लिए ये वर्किंग करते हैं। जो फाइल का साइज़ होता है वो 1920 बाई 1080 पिक्सल्स का होता है। ये आपका HD का साइज़ है, हाई डेफिनेशन। इससे ऊपर 2K और 4K भी होता है, लेकिन हम जनरली 1920 और 1080 पे काम करते हैं। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल होता है, यानी कि जो पिक्सल होते हैं वो बिल्कुल स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट। फील्ड कोई भी नहीं होती, ब्रॉडकास्ट हम कर नहीं रहे। डिस्प्ले फॉर्मेट यही होता है। वर्किंग स्पेस जो है 709 ही होता है। ऑडियो जो है वो 4400 हर्ट्ज होती है। ये करने के बाद आप इसको जो है वो सेव कर लेंगे, तो जो है वो आपका एक प्रीसेट सेव हो जाएगा। इसी तरह से इसको ओके कर लेंगे तो आपका एक सीक्वेंस जो है वो पूरा बन गया। यहाँ पे ये हमने अपना कस्टमाइज सीक्वेंस बनाया है, कस्टमाइज सेटिंग के लिहाज से बनाया है, लेकिन इसके ज़रूरी है कि जो आप वीडियो लेके आएंगे वो भी इसको मैच करती हो। क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+I प्रेस कर दूँ, या जो है वो इस प्रोजेक्ट वाली विंडो में डबल क्लिक कर लूँ और कोई वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर दे देगा। एरर से मतलब मैसेज दे देगा, वार्निंग दे देगा कि जो है वो ये सेटिंग मिसमैच हो रही है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जिस क्वालिटी पे शूट कर रहे हैं उसी क्वालिटी पे जो है ना वो यहाँ पे हम इसको ओपन करें और उसी सेटिंग के हिसाब से प्रोजेक्ट अपना शूट भी करें।